हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की एनसीईआरटी जो हम लोग क्लास 6 की पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर 6 की आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि गांव के प्रशासन से संबंधित है। तो यानी कि हमें इस चैप्टर में गांव का प्रशासन जानने को मिलेगा कि गांव में किस प्रकार से प्रशासन होता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में? ग्रामीण जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला है गांव में झगड़ा। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार के झगड़े की चीजें हो रही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। ठीक, एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। ठीक, मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। ठीक, दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई और एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। ठीक है, मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। ठीक, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकले। मतलब वही सरकारी झंझट जो लोग आमतौर पे सोचते हैं, उस तरीके की बातें हो रही थी। फिर आगे देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र। ठीक, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। जैसे कि हर थाने का एक अपना कार्य क्षेत्र होता है, तो थाने में जो उनका जो गांव है वो उसी थाने में आता है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। ठीक, आपको पता होगा। उसके नियंत्रण में रहता है, जो उसके नियंत्रण में रहता है, लोग उस क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ से, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप इस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि उनको जो है पता चले कि ये चीज उनको समझ में आई कि नहीं। ठीक, मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? हम जानते हैं जमीन को लेकर विवाद हुआ था क्योंकि जमीन को बढ़ा दी गई थी। उसके बाद मोहन को रघु से झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था? ठीक, ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या क्या तर्क दिए, ये भी आपको समझना है। उसके आगे हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। तो देखते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है।
मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। ठीक है। उसके बाद मोहन बाहर बाहर गया। वो अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया ताकि पुलिस वाला मामला दर्ज करे। ठीक। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। ठीक। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। ठीक। तो ये थानेदार ने वादा कर दिया। उसके बाद देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक रूप में दिखाई थी कि ये बच्चों के लिए काम है। उसके बाद देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग अपना राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ठीक। तो अब आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं पे लेखपाल, आपने ये सब नाम सुने होंगे। कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। ठीक है। ये भी काफी प्रचलित नाम है, कानूनगो। ठीक। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो इस कहानी में पटवारी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी के लिए। ठीक। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर। ठीक। खसरा यानी रजिस्टर। ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ठीक। तो ये जरीब किसे कहते हैं? खेत नापने के लिए जो लोहे की लंबी सी जंजीर जो होती है उसको जरीब कहते हैं। तो ये शब्द पे आपको ध्यान देना है। ठीक। आगे ऊपर दी गई जो कहानी है, कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। ठीक। तो यहाँ से आपको एक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है इसकी जांच की जाती है और पटवारी जो है इन सबका लेखा जोखा रखता है ताकि किसी के साथ कोई भी इस तरीके से धोखाधड़ी ना हो पाए। ठीक। पटवारी किसानों से भूमि कर यानी कि जो भूमि का जो टैक्स है वो भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। किसे? सरकार को। ठीक। क्योंकि वो सरकार का आदमी होता है। उसके बाद यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। ठीक है। और अब ये देखें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है और गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। ठीक। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। और इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों पर जवाब दीजिए। ठीक। तो एक प्रकार का ये जो है वो रिकॉर्ड जो पटवारी रखता है, यहाँ पे इस तरीके से वो लिखता है और इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है क्षेत्र किसमें? हेक्टेयर में। यहाँ पे नंबर दिया गया है जो काउंटिंग होगी। उसके बाद जमीन के मालिक का नाम, पिता या पति का नाम और पता। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। ठीक। यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ दिया गया है फसल, यहाँ क्षेत्र, यहाँ अन्य फसलें, यहाँ प्रति जमीन, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उस खेत में यूज हो रही है वो तो हम लोग उसको समझते हैं। ठीक। तो नंबर 1 पे है हमारा, इसमें है हेक्टेयर कितनी? 0.75। ठीक। 0.75 हेक्टेयर है। जमीन का मालिक कौन है? मालिक है ये रहा मोहन वल्द राजा राम, गांव अमरापुरा, और जमीन का मालिक है ये। ठीक है। किसका है? यानी यानी कि जो 0.75 वाला है ये किसका है? मोहन का है। ठीक। और अगर बटाई पर है तो बटाई पर नहीं है। ठीक। फसल कौन सी? फसल सोयाबीन। और क्षेत्र, क्षेत्र तो अभी देख ही लिया कितना है, यानी कि 0.75 में हेक्टेयर में केवल सोयाबीन हो रही है, अन्य कोई भी फसल नहीं है तो यहाँ पे नहीं है। कोई प्रति जमीन नहीं तो ये भी नहीं। और सुविधाएं भी, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है तो उसको भी नहीं लिखा हुआ है। जो जो चीजें हैं वो चीजें लिखी हुई है। उसके आगे देखते हैं 3 हेक्टेयर ये जो है ये है रघु की। ठीक है। यहाँ पे लिखा है नाम रघु।
और यहाँ पे इसकी भी कोई जो है प्रति वो बटाई वाला नहीं है यहाँ पे मामला, तो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है। और जो फसल है वो है गेहूँ 2.75 हेक्टेयर, ठीक है। अन्य फसलें, ये जो अन्य फसलों वाला कॉलम है यहाँ पे 1.75 हेक्टेयर में, प्रति जमीन जो है वो है 0.25, ठीक। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सुविधाएं, सुविधाएं कौन सी यूज हुई है यहाँ पे, कुआं 1, कुआं मतलब जो कुआं 1 है वो चालू है, एक कुआं चालू है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो अगली जो चीज है वो है हमारी 6 हेक्टेयर की जमीन। ये किसकी है, ये मध्य प्रदेश सरकार का घास का मैदान है, ठीक है। और इसका भी कोई बटाई तो होगा ही नहीं, और यहाँ पे भी कोई भी फसल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा साधन, यहाँ पे कुआं है और चारागाह है, ठीक। अब इसके हिसाब से आपको पहचानना है। पहला हो गया गांव, ये रहा गांव हमारा पूरा, और इसमें मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है, ठीक। तो मोहन का खेत कौन सा हो जाएगा, मोहन के खेत के दक्षिण में है। यहाँ पे हमारा हो गया जो नंबर 1 वाला है ये, ठीक। ये हो गया नंबर 1, ठीक। ये हो गया मोहन का खेत, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मोहन, ठीक। किसका, मोहन का। ये हो गया मोहन। उसके बाद रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान, जो रघु मोहन की जो जमीन है वो ये जमीन है, ये है उसकी सीमा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 है, नंबर 2 पे है हमारा रघु, ठीक। तो नंबर 2 पे यहाँ पे हो गया हमारा रघु, ठीक है। ये हो गया मोहन, ये हो गया रघु। तो रघु के पास जैसा कि पता है कि कुआं चालू है, तो यहाँ पे एक ये कुआं भी दिया हुआ है, ठीक। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो खेत संख्या जो 3 है, 3 नंबर पे कौन सा था, मध्य प्रदेश सरकार थी। यहाँ पे भी कुआं भी चालू है, और ये जो है चारागाह, ये चारागाह भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, सीमा, कुआं, चारागाह का निशान ये है, पक्की सड़क ये है पेड़, पेड़ यहाँ पे भी बना हुआ है, और ये कच्ची सड़कों का भी बना हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। और ये दिशा का निशान दिया है, यानी कि ये हो गई हमारी नॉर्थ, ठीक। ये नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई हमारी ईस्ट, और ये हो गई हमारी वेस्ट, ठीक। तो इस तरीके से दिशाओं का ज्ञान हो गया, और ये भी हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, यानी कि ये जो अभी रिकॉर्ड था इसकी एक कॉपी किसानों को पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते, लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी, ठीक। नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी है। तो यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं कि एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है तो जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो भी। एक किसान को अपनी जमीन से कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, ठीक। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। उसके बाद एक किसान अपनी जमीन में अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके आगे देखते हैं, ये हमारा पहले वाले भाग है जो था वो करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। कौन, जो पटवारी होता है, ठीक। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, ठीक। इसका काम होता है सरकार के राजस्व विभाग का। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं, यानी कि उसकी जांच करते हैं, ठीक। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका इत्यादि, ठीक। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, यानी कि डीएम, ठीक। और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, ठीक। जो उसके नीचे तहसीलदार होते हैं वो किसका निरीक्षण करते हैं, पटवारी जो होता है, जो गांव के जो जांच रखता है, या जो गांव का जो रिकॉर्ड रखता है, जमीन का लेखा जोखा रखता है, उसका निरीक्षण करते हैं। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, यानी कि विभिन्न तरह के जो कर हैं, राजस्व, अलग अलग टैक्स हैं, इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर, ठीक, किसको, विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी
जारी करते हैं, ठीक? यानी कि इनका ये सब काम होता है। उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, ठीक है? यानी तहसीलदार जो होता है उसके दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद जो होते हैं उसके मामले सुने जाते हैं। अब देखते हैं एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 इसके बारे में। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार वर्ग की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता, ठीक? यानी कि जो महिला होती है उनको उनके बारे में ये नहीं सोचा जाता कि ये जो है जमीन के मालिक होंगे। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक? पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है, ठीक? ये कब की बात हो रही है? उस समय 2005 में जब कानून लाया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, ठीक? तो ये नया कानून बना दिया गया। उसके बाद इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक? वह आगे देखते हैं, वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है, ठीक? यानी कि वो निश्चिंत है क्योंकि उसके पास भी एक जमीन का हिस्सा आ गया। अब ये देखते हैं एक बिटिया की चाह, ये जो है छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही सीख देने वाली। इसको पढ़ते हैं। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, ठीक? ये जो प्रचलन चलता आ रहा है कि औरतों का हिस्सा नहीं होता पिता घर में, वो सब। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना, ठीक? तो ये बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। और यहाँ पे एक चित्र भी बना हुआ है कि माँ और ये बेटी जो है ये अलग है और बाप बेटा जो है अलग है और बीच में एक दीवार सी बना दी गई है, ठीक है? आगे देखते हैं अन्य सार्वजनिक सेवाएं या एक सर्वेक्षण, ठीक? सर्वेक्षण के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा, ठीक? अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनानी है और दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, ये सब, ठीक? 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए और काफ़ी ये चीज़ें समझने के लिए एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसकी, और बहुत ही आसानी समझ में आ जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाता है साथ में। तो प्रैक्टिकल से बहुत ही अच्छे से आसानी समझ में आ जाता है, ठीक? तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। तो ये भी बच्चों के लिए ही है। ये कुछ चार्ट बनाया हुआ है, उसमें ये लोग करेंगे, ठीक है? बच्चों के लिए इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक? और आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है खत्म। और ये अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। 150 से 200 शब्दों में आराम से आंसर इसके लिखा जा सकता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, ठीक? तो हम लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 पॉलिटी का, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, गाँव का जो प्रशासन होता है, पटवारी के बारे में, ये सब चीज़ें छोटे-छोटे लेवल पे लेकिन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक एक वो बन गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा दिमाग में, ठीक है? किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। तो एक समझ डेवलप हो गई होगी, ठीक? अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा 7वां चैप्टर। 6ठा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।